आज शुरू करते हैं हम रिवीजन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आई होप यू रिमेंबर द बेसिक कंसेप्ट। एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम सबसे पहले वही क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। धीरे धीरे हमारा हम डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट पहले एक बार हम याद कर लें कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो इसी से हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। हम यहाँ पर आप देखिए तो दो जगह a2 है, हम दोनों a2 को एक साइड ले जाएं तो a2 प्लस a2, ये a1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और a3 ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो आपका एक रिलेशन यदि नंबर AP में है तो आप डायरेक्टली ये रिलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। हमको यदि 3 नंबर AP में गिवन है और हमको उसको चेक करना है या हमको k या x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इजी होता है, क्योंकि इसमें दो जगह a2 रख के सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये आपका टाइम सेव करता है। तो आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख करके ये लिख दें और फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। कैसे? मैं पहले क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will k plus 9, 2k minus 1, 2k plus 7 will be consecutive terms of an AP। k की किस वैल्यू के लिए ये consecutive terms हैं AP की? यदि ये consecutive terms हैं AP की, इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई? A1, दिस इज अवर A2 एंड 2k plus 7 will be A3। हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यू है, कंजिक्यूटिव टर्म्स एक के बाद एक आने वाली। हाँ, अब वो कोई से भी नंबर पे है तो कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या रिलेशन लगा देंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। नंबर्स आर इन AP, सो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। और हम इसी से दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करना है मैं डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो 2 टाइम्स A2 इज 2k माइनस 1 इक्वल टू k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7, A1 प्लस A3। तो यहाँ पर 2 टाइम्स दिस, तो ये क्या हो गया? 2 का डबल 4k माइनस 2, k प्लस 2k एड हो गया हुआ 3k, 9 प्लस 7 इज 16। अब आप देखें कि ये 3k इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज होगा तो 4k में से माइनस हो जाएगा, तो 4k माइनस 3k क्या बचेगा? k। ये -2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर ऑलरेडी 16 है, 16 प्लस 2 क्या हो गया? 18। तो आपकी k की वैल्यू क्या हो गई? 18। यदि हमसे सिर्फ k पूछा था, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। यदि हमसे टर्म्स पूछते AP की तो हम k की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करते कि k 18 है तो 18 प्लस 9, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 27। फिर 18 टू 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 इज 35 एंड 36 प्लस 7 43। ये आपकी टर्म्स हो गई AP की 27, 35 एंड 43। तो फर्स्ट टर्म हो गई 27, कॉमन डिफरेंस हो गया 8। क्लियर है? तो जो पूछा हो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसके बाद 37 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको बोला A माइनस 2 एंड 3A आर इन AP। हाँ, दो क्वेश्चंस क्लब किए हुए हैं, ये AP में है और दूसरा क्वेश्चन है ये AP में है। इस केस में आपको A की वैल्यू निकालनी है और इस केस में आपको P की वैल्यू निकालनी है। दिस इज A ऑब्लिक P, दिस इज नॉट A अपॉन P। ठीक, तो हमको AP की वैल्यू निकालनी है। अब हमको ऑलरेडी आपको पता है रिलेशन क्या लगेगा? 2 टाइम्स A2 इक्वल टू A1 प्लस A3। अब आपको वेटेज के हिसाब से मार्क्स में कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन शुड बी एक्सटेंडेड, कि आप सारी चीज़ें लिखें कि A1 ये है, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A3। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आपका A1, ये आपका A2 एंड दिस इज़ A3। तो 2 टाइम्स A2 तो 2 टाइम्स A माइनस 2 इक्वल टू A प्लस 3A। A प्लस 3A क्या हो गया? 4A। और इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 2A माइनस 4। तो ये 2A इक्वल टू के उधर जाएगा क्योंकि 4A बड़ा है, तो 4A माइनस 2A क्या बचा इधर? 2A और इक्वल टू में क्या है? -4। 2 से ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई A की? A कम्स आउट टू बी -2।
तो ए पूछा था, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। यदि आपसे टर्म्स पूछते ए पी की या कॉमन डिफरेंस पूछते तो ए की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते, तो ये होता -2, -2 इज -4 एंड 2 3 इज 6। तो ये आपकी तीनों टर्म्स हो गई और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड। थर्ड पार्ट, इसमें दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो 2 टाइम्स A2 मतलब 2 टाइम्स P + 3 इक्वल टू P - 1 + 3P - 1। अभी यदि 1 मार्क का होता ना तो हम इसको ओरली कर लेते, पर अभी इस बार तो 1 मार्क्स आएंगे नहीं, है ना क्वेश्चन। तो आप ऐसे करें 2P + 2 3 = 6, P + 3P इज 4P - 1 ऐड होके -2 हो रहा है, कैंसिल मत कर देना। तो 2 ये 6 से -2 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा 8, 2P उधर जाएगा, 4P में से 2P सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 2P। तो P की वैल्यू हो गई 8/2 मतलब 4। P निकालना था तो P की वैल्यू 4। यदि हमको टर्म्स निकालनी होती तो हम इसकी P की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करते, तो ये क्या आता, 4 - 1 3, 4 + 3 7, 4 3 = 12, 12 - 1 11, 3 4 7, 7 4 11, कॉमन डिफरेंस इज 4, टर्म्स हो गई 3 7 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 numbers are in AP। नाउ दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। यदि आपको 3 नंबर AP में है या 4 नंबर AP में है तो आप अपनी मर्जी से यदि A + D A + 2D ले लोगे तो सॉल्यूशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक कॉम्बिनेशन है। यदि हमको 3 नंबर AP में लेने हैं, हाँ 3 नंबर्स इन AP आपको कभी भी अज्यूम करना है तो आप हमेशा क्या सिलेक्ट करो, A - D, A एंड A + D। 3 नंबर AP में जब भी लेने हैं आप यही कॉम्बिनेशन लेंगे, और कोई कॉम्बिनेशन सोचना ही नहीं है। ठीक है, लिख लो ये बात बड़ी बड़ी दिमाग में, कॉपी में लिखोगे भूल जाओगे। बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में, 3 नंबर AP में लेना है तो क्या होंगे, A - D, A + D, यू कैन नॉट इवन चेंज द सीक्वेंस। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। इसी सीक्वेंस में यदि आप रखोगे और इनको माइनस करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D। क्योंकि A में से ये माइनस करें तो A - A + D, A कैंसल, कॉमन डिफरेंस क्या आया, D। हम इस वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो A + D - A, कॉमन डिफरेंस D। आपने ऑर्डर इधर उधर कर दिया तो कॉमन डिफरेंस विल नॉट बी D, गड़बड़ हो जाएगी, AP नहीं रहेगी। तो ये इसी सीक्वेंस में चलना है। 3 नंबर की बजाय यदि हमें 5 नंबर लेने होते तो हम इसी के आगे एक और टर्म ऐड कर देते, A - 2D, एक इसके पीछे A + 2D। 5 नंबर लेने का बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि 5 नंबर पूछे AP में। 3 नंबर 4 नंबर यही क्वेश्चंस आते हैं आपको। 3 नंबर सारी AP, या बोल दिया ट्राइंगल के एंगल्स AP में हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ट्राइंगल के एंगल्स मतलब 3 एंगल हो गए, तो तीनों का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगाना पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बोलेगा 3 नंबर सारी AP और 4 नंबर सारी AP और उनका सम गिवन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन लेने से एडवांटेज क्या होता है कि जब हम इन 3 नंबर AP में हैं और हम इनका सम करें तो ये A - D + A + A + D, इसका सम हमेशा क्या आएगा, 3A। हाँ, जब भी आप ऐड करोगे DD कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज द एडवांटेज। दूसरी बात, इनके प्रोडक्ट की बात करेगा तो यदि प्रोडक्ट की बात करेगा तो A - D × A × A + D हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी A - B A + B यूज हो जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान हो जाएगा, A² - D² टाइम्स A। इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहली बात तो क्या हुआ कि A की वैल्यू हमारी डायरेक्टली आ गई, और क्या A फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म A - D है, A इज सेकेंड टर्म इन दिस कॉम्बिनेशन जो हमने सिलेक्ट किया है। पर A की वैल्यू मिडिल टर्म हमारी डायरेक्टली आ जाती है बिना कुछ किए। यदि हमको बोला 3 नंबर सारी AP इन देयर सम इज 15, तो हमें क्या पता है जब हम ऐड करेंगे तो इधर 3 आएगा, तो 3A = 15, 15 / 3 A इज 5। यदि एंगल्स दे दिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स AP में हैं तो आपको सीधे पता चल जाएगा A की वैल्यू क्या हो गई, 60, क्योंकि आप यही अज्यूम करोगे तीनों का सम
एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, तो 180/3 ए आ गया 60। तो बहुत जल्दी हो जाता है, इवन ओरली हो जाता है। 1 मार्क में हो तो आप ये ओरली कर सकते हो, उसमें कोई टाइम नहीं लगता कि एक टर्म्स तो फटाफट आ जाती है। फिर कई बार होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, स्पेशली 4 नंबर इन एपी में, तो हमारा कॉम्बिनेशन सेम होता है तो आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है, a² - b², बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अदरवाइज हम ऐसे ले लें a + d a+2d a+3d, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में बहुत टाइम बर्बाद होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर सॉल्व नहीं हो पाता है ना। सॉल्व करोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर टू यूज़ दिस कॉम्बिनेशंस। तो अब हमारा क्वेश्चंस पे आए हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 3 numbers are in AP and their sum is 24. 24 डिवाइडेड बाई 3, ए की वैल्यू क्या आ गई 8, बिना कुछ किए। हाँ, वो तो मैंने बोला नहीं तो मैं सीधे 8 बोल देती समझाने के लिए। फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ही पूछी है तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी a - d, a and a + d, फिर उनका सम मतलब a - d + a + d = 24 प्लस d - d कैंसल, 3a = 24, a की वैल्यू 8 आ गई, a हमारी मिडिल टर्म है, तो द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP इज 8। बाकी हम नहीं निकाल सकते, हमको फिर एक और कंडीशन चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग AP, पहली 3 टर्म बताओ किसकी, इंक्रीजिंग AP। ये इंक्रीजिंग वर्ड से क्या पता चल रहा है, इंक्रीजिंग मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब D पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग AP मतलब D इज पॉजिटिव। अब आपको क्या बोला है, वेर इन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 42, 3 टर्म्स का सम 42, तो A क्या आ गया 14, लिखना पड़ेगा पर दिमाग में तो आ गया ना कि 42 डिवाइडेड बाई 3 इज 40, ठीक है। एंड उस प्रोडक्ट, फिर से प्रोडक्ट की बात हो गई, 2618, तो a² - d² इंटू a इक्वल टू 2618, ए की वैल्यू आ गई है, सब्सिट्यूट करोगे सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी, है ना। कंसेप्ट ये है। तो चलो अब फटाफट हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी a - d, a एंड a + d। फिर हमको बोला है देयर सम इज 42, तो क्या हो जाएगा a - d + a + d = 42, फिर -d + d कैंसल, a + a 3a = 42, तो दिस इम्प्लाइज a = 42/3, कैंसिल करेंगे 14, यदि टेबल आता है तो आपका फटाफट हो जाएगा, 14 3 × 42, नहीं तो डिवाइड करो, 3 1 = 3 बचा 1, 12 3 4 = 12, ठीक है, आ गया a की वैल्यू आ गई 14। अब हमको सेकेंड कंडीशन क्या दी है कि देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब a - d मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a + d = 2618, यही बोल रहा है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में कभी भी अब a की वैल्यू रखने की जल्दबाजी मत करो कि ये तो आ गया मैं सब्सिट्यूट करूँ, अभी नहीं, पहले a में ही सॉल्व कर लो, इजी पड़ेगा, लास्ट में रख दो, ठीक है। यहाँ पर अब आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, आइडेंटिटी है a - b a + b, तो ये क्या हो गया a² - d² मल्टीप्लाइड बाय a इज 14 = 2618, तो ये 14 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ हमने 14 का स्क्वायर - d² = 2618 डिवाइडेड बाय 14, इसको 14 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या आ रही है 187। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, ये d² नेगेटिव है तो हम इसको इक्वल टू के उधर भेज दें, है ना, हम इसको इक्वल टू के उधर भेज दें और 187 को इधर, तो 187 इधर आकर माइनस हो गया और d² उधर जाकर प्लस हो गया। 196 में से 87 माइनस किया तो क्या बचेगा 196 - 87 9 आया, 9 = d², तो d² 9 है तो d क्या होगा +-3, दोनों वैल्यूज आएंगी, पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, इट्स एन इंक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग AP मतलब d विल बी ओनली +3, हाँ, तो देयरफॉर d क्या हो गया इंक्रीजिंग AP, देयरफॉर d इज ओनली +3, तो d की वैल्यू +3 है, a की वैल्यू आपकी 14 है, तो नंबर्स क्या हो गए 14 - 3 मतलब 11
एंड सेकेंड नंबर ए मतलब 14 एंड 14 प्लस 3 मतलब 17। तो नंबर्स क्या हो गए 11, 14 एंड 17। अच्छा, यदि हम माइनस डी ले लेते, यदि ऐसा इंक्रीजिंग एपी मेंशन नहीं होता और हम माइनस डी लेते तो देखो पता है क्या होता, उस केस में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि आपका ऊपर हो जाता 14 प्लस 3, ये तो 14 ही रहता, और नीचे हो जाता 14 माइनस 3। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाता, तो ये नंबर 17 आता, ये 14 आता और ये 11 आता, सेम नंबर अपोजिट ऑर्डर पर। ये एपी क्या हो गई डिक्रीजिंग, क्योंकि 17, 14, 11 नंबर्स आर डिक्रीजिंग। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये नहीं चाहिए, पर आंसर सेम आते हैं। हाँ, डिजिट सेम आती है, बस ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तीनों को कि प्रोडक्ट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन इज एपी इज 12। I don't think I am not required to write कि let the numbers be a minus d, a and a plus d, फिर ऐड किया इक्वल टू 12। अब मैं डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ आपके लिए कि आप बाकी का एज्यूमिंग कि आप कर लोगे कि 3a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा पूरा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, मैक्सिमम 3। पर यहाँ पर तो हम सेम ही टॉपिक कर रहे हैं ना लगातार, तो उसका यही एडवांटेज है कि जो चीज़ हमको अब समझ में आ गई है वो हमें बार बार फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्ज़ाम में हमें क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करनी है। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, ए आ गया 4, अब इनके क्यूब्स का सम मतलब क्या हुआ a माइनस डी होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस टी होल क्यूब इक्वल टू 288। यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्या करें, आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी। अभी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। हाँ, अभी आप सिंपली इसकी आइडेंटिटीज ओपन करो तो ये क्या होता है ए क्यूब, मेरा ए डी जैसा बन जाता है बार बार, ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो मैंने a माइनस डी होल क्यूब को ओपन करके लिखा, फिर प्लस का ए क्यूब एज इट इज। अब इसको ओपन करेंगे तो यही नंबर्स आएंगे विद पॉजिटिव साइन, तो दिस विल बी ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 288। अब हम ध्यान से देखें कि हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस डी क्यूब है, यहाँ प्लस डी क्यूब है, यहाँ प्लस 3a स्क्वायर डी है, माइनस 3a स्क्वायर डी है, कैंसिल हो गए। इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बाकी सब प्लस साइन के साथ हैं। ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, देयर आर 3 ए क्यूब, तो इक्वल टू क्या हो गया 3 टाइम्स ए क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर एंड प्लस 3ad स्क्वायर ऐड होके क्या हो गया 6ad स्क्वायर इक्वल टू 288। अब हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें कि a तो 4 है, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 टाइम्स डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 3 ज़ा, तो 64 3 ज़ा 192 प्लस 6 4 ज़ा 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। अब ये 192 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 288 में से, तो दिस इम्प्लाइज 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192, माइनस किया बचा 96। तो 24 डी स्क्वायर 96 है, तो डी स्क्वायर क्या हो गया 96 अपॉन 24, 24 4 ज़ा 96 होता है, डी स्क्वायर 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई प्लस माइनस 2। दोनों साइन लेना है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यदि मेंशन होता है इंक्रीजिंग एपी तो हम पॉजिटिव लेते, नहीं मेंशन है तो हमें दोनों ही लेना पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एवरीथिंग इज पॉसिबल, फ्रैक्शन में सब चलता है। तो डी आपका प्लस माइनस 2 आया, तो अब हम टर्म्स निकालें तो हमारा a माइनस डी, यदि हम d ले रहे हैं प्लस 2 तब क्या होगा a इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड सेकेंड टर्म a है मतलब 4, फिर a प्लस डी मतलब 4 प्लस 2 वैल्यू क्या आ गई 6, तो टर्म्स होंगी 2 4 एंड 6। और यदि हम d लेते माइनस 2, यदि हम d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते माइनस 2 तो ये हो जाता 4 प्लस 2 दैट इज 6।
सेकेंड नंबर 4 ही होता और फिर यहाँ 4 - 2 होता, वेल दैट इज़ 2। तो नंबर्स आपके क्या आते हैं 6 4 × रिवर्स ऑर्डर में, तो आंसर सेम आता है 2 4 6 या 6 4 2, बस डी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले ट्राइंगल के एंगल एपी में, तो ट्राइंगल में कितने एंगल है 3, तो एंगल्स क्या अज्यूम करेंगे a - t, a एंड a + t। और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको अपने आप लेनी पड़ेगी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल a - t + a + a + t = 180। dd कैंसल, 3a = 180, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। लिखना है तो प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा लेट द नंबर्स बी a - d a एंड a + d। अब हमको सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट एंगल। जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे वाले का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स या डबल है। तो ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्वियसली जो a + d है वो बड़ा होगा और a - d छोटा होगा। तो ग्रेटेस्ट एंगल मतलब a + d इज ट्वाइस द लिस्ट मतलब 2 टाइम्स a - d। हमको ये कंडीशन मेंशन है। अभी भी हम क्या करेंगे, हमारा करने का तरीका सेम है, a की वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट करना, लास्ट में करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो a + d = ये क्या हो गया 2a - 2d, ये -2d इधर आएगा, d में ऐड हो जाएगा तो d + 2d क्या हो गया 3d, और ये a जाकर उधर माइनस हो गया, 2a में से a माइनस हुआ तो a की वैल्यू क्या हो गई 3d। अब d की a की वैल्यू रखें, a was 60 तो d की वैल्यू क्या हो गई 60/3 दैट इज 20। तो d आपका क्या आ गया 20 डिग्री। तो एंगल्स क्या हो गए, एक a - d मतलब 60 - 20 40, दूसरा a मतलब 60 एंड 60 + 20 मतलब 80। तो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 40 60 एंड 80, और डिग्री भी लगाना है एग्जाम में, हाँ 40 60 एंड 80 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 16 × 4 पार्ट्स। 16 को 4 पार्ट में डिवाइड करो। जब भी हमको 4 पार्ट में एपी को डिवाइड करना है, नंबर विच आर इन एपी, तो 4 नंबर एपी में लेना है, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है a - 3d, a - t, a + t एंड a + 3d। ये आपको याद रखना है। 4 नंबर एपी में लेना है तो a - 3d, a - t, a + t एंड a + 3d। सब्ट्रैक्ट करके देखोगे यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2d। कॉमन डिफरेंस a कैंसिल, -d + 3d इज 2d, ये d + d ऐड हो जाएंगे 2d, उसमें से माइनस हुआ 2d। कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज 2d एंड फर्स्ट टर्म इज नॉट a, फर्स्ट टर्म इज a - 3d। अब हमको बोल रहा है 16 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो इन सब का सम क्या हुआ 16, और जैसे हमारा उसमें 3a आ रहा था यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a, क्योंकि a - 3d + a - t + a + t + a + 3d = 16, यही गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर -3d + 3d -d + d कैंसिल, a 4 बार आ रहा है तो 4 टाइम्स a = 16, a की वैल्यू 16/4 4, a आ गया, पर एक फर्स्ट टर्म नहीं है। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बात याद रखना। अब हमको क्या बोला है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज 1 लेस देन सम ऑफ मीन्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम में क्या लिखा है a - 3d और a + 3d। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब a - 3d मल्टीप्लाइड बाय a + 3d इज 1 लेस देन सम ऑफ मीन्स। सम ऑफ मीन्स जो बीच में लिखे हैं वो मीन्स, इनका सम मतलब a - d + a + d। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक कम है, सम ऑफ मीन्स है, तो हम मीन्स का हमने सम किया, इसमें से 1 माइनस कर दें तो ये आपस में इक्वल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 1 लेस देन सम ऑफ मीन्स, दिस इज सम ऑफ मीन्स, उससे एक कम कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अभी a की वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट करना है, सॉल्यूशन का तरीका सेम है। यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई a - b × a + b, तो ये क्या हो गया a² - 9d² इक्वल टू,
इधर देखें माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए प्लस ए क्या हो गया 2a माइनस 1। अब a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो कि a 4 है, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 1, तो ये हुआ 7, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7, तो 7 इधर 9d स्क्वायर इधर, तो 16 माइनस 7 इक्वल टू प्लस 9d स्क्वायर। 16 माइनस 7 क्या हो गया 9, तो 9 इक्वल टू 9d स्क्वायर, 9 9 कैंसल, तो 1d स्क्वायर के इक्वल है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई बच्चा मुझसे क्लास में पूछ रहा था कि मैम ये तो स्क्वायर है, तो आपने इसको d1 कैसे लिख दिया। आप लोगों के ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं। तो d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, क्योंकि d स्क्वायर 1 है, d स्क्वायर 4 होता तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा बट विथ प्लस माइनस साइन। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर प्लस माइनस 1, और a हमारा क्या था 4। तो अब हम ये नंबर्स निकालें तो ये क्या होगा 4 माइनस, अब हम d एक बार ले रहे हैं प्लस 1, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, 4 प्लस 1 इज़ 5। अब आपको पता चल गया ना, दोनों को माइनस करके कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसके पहले वाला नंबर क्या आएगा 1 और इसके बाद वाला क्या आएगा 7। तो आप उसमें भी रखते तो 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 इज़ 1, तो नंबर्स क्या हो गए 1 3 5 7। और यदि हम d कभी माइनस में ले लेते कि d हमारा है माइनस 1, उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता, हमारा ये माइनस 1 लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता a प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 ये हो जाता 5, ये हो जाता 3, ये हो जाता 1 और ये हो जाता 7। तो नंबर्स होते 7 5 3 1, सेम नंबर्स इन अपोजिट ऑर्डर, नंबर सेम आते हैं बस ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एनसीईआरटी में ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमको जब भी नेगेटिव टर्म ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, हम नंबर लाइन पर यदि चलें तो भाई बीच में 0 आएगा, फिर माइनस के नंबर आएंगे, इधर प्लस नंबर है, तो हम यदि इधर से इधर आ रहे हैं तो हमें 0 ढूंढ लें, 0 कहाँ है, तो हमें नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे। 0 के बाद जो भी नंबर आएगा वो डेफिनेटली माइनस होगा। वैल्यू क्या है हमें पता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है, पर कौन से नंबर पे है हम ये ढूंढना चाहते हैं, तो हम 0 की पोजीशन पता कर लें तो हमें नेगेटिव नंबर की भी पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नेगेटिव नंबर इफ़ वी आर एबल टू लोकेट वैल्यू ऑफ 0। तो यहाँ पर a क्या है क्वेश्चन में 20। अब देखो 19:1/4, अब 19:1/4 को क्या लिख सकते हो, यदि हम इसको डेसिमल में कर देते तो दिस इज़ 19.25 और ये क्या हो गया 18.5 17.75। इट इज़ वेरी सिंपल। तो हमारा d क्या हो गया, हम इनको माइनस करेंगे तो दिस विल बी माइनस 0.75, 0.75 का फ़र्क है। बड़ा आसान हो गया है ना। यदि मैं इसको ऐसे नहीं लिखूं, आपके दिमाग में नहीं आया कि हम ऐसे कर लें, तो आप फिर इसको क्या करते, एलसीएम लेना पड़ता। 19 4 76 प्लस 1 77/4, तब आप एपी को क्या लिखते 20 77/4 37/2 ऐसे करते हैं। अब हम इनको माइनस करेंगे तब डी आएगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो डेसिमल में चले जाओ तो काम ओरली हो जाता है, लिखना ही नहीं पड़ता है ना। अब इसमें हम करते हैं तो 77/4 माइनस 20 होता, तब ये क्या हुआ 77 माइनस 80/4, दैट इज बचा माइनस 3/4। माइनस 3/4 इज एक्चुअली माइनस 0.75। आंसर वही आया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो टर्मिनेटिंग है, अपॉन में 4 है 2 है, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको पता है रियल नंबर्स का कंसेप्ट, तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो बजाय फ्रैक्शन में रखने के। फ्रैक्शन में भी कोई गलत नहीं है, यदि आपने फ्रैक्शन में करके करा तो भी इट्स ओके, बट ये जल्दी होता है। तो d माइनस 0.75 है, या आप इसको लिख सकते हो माइनस 3/4। अब हमसे पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने क्या कर लिया कि लेट nth टर्म इज 0। अब हम इसके लिए क्या ढूंढेंगे, n कहाँ है। तो an का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो 0 इक्वल टू a है 20 प्लस n माइनस 1। अब d की वैल्यू मैं दोनों से बता देती हूँ। एक बार मैंने ले लिया माइनस 3/4, तो ये नंबर देखो चॉइस आपकी, ये माइनस है
हम इस ब्रैकेट को इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दें तो प्लस हो जाएगा और 20 भी प्लस रहेगा, या आपने 20 को इधर भेजा तो 20 माइनस होगा, वो माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, बनना तो दोनों को पॉजिटिव ही है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स वो नेगेटिव नहीं होती, वो फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है, वो डेसिमल में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं तो डेसिमल में भी नहीं होगी। तो 20 इक्वल टू क्या हो गया, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो ये क्या होगा, 20 इंटू 4/3 इक्वल टू n-1। तो 24 ज़ा 80, 80/3 हो गया, 80 को 3 से डिवाइड कर ही लो, फ्रैक्शन में आएगा कर लो उसको, और ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 80/3 क्या हुआ, 3 2 6 बचेगा 220, तो 3 6 18, 26.66 प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई, 27.66। इसका क्या मतलब है, n फ्रैक्शन में है, इसका मतलब है कि 0 इस एपी में नहीं है, 0 इस एपी में लाए नहीं करता। हाँ, यदि n की वैल्यू 27 आती है एग्जैक्ट तो 0 इस एपी में होता, और उस केस में भी 27 के बाद वाली टर्म, नेक्स्ट टर्म, that is 28th term will be definitely negative term. Therefore 28th term will be first negative term, ऐसे करके ढंग से लिखना कि कौन सी टर्म नेगेटिव है, 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और यदि आपसे पूछ लेते हैं वैल्यू भी बताओ उस टर्म की, तो आप क्या निकालते, A28 क्या हो गया, A प्लस 27D, मतलब 20 प्लस 27 इंटू -3/4। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 81, और इसको एलसीएम ले लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -1/4, मतलब -0.25। तो उस केस में आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, -0.25। दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, मैंने कहा था आपको मैं फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में भी बता दूंगी। तो ओके, अब यदि हम यहाँ पर इसकी जगह रखते हैं -0.75, ठीक है, तो ये नंबर उधर जाता, तो ये आपका क्या होता, 20 डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल टू n-1। अब आप इसके डेसिमल्स हटा लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाता, 100, फिर वही 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, वही बन गया 80/3। हाँ, और फिर +1 इक्वल टू n, बाकी कैलकुलेशन सेम टू सेम, 80/3 + 1 इक्वल टू n। तो डेसिमल्स में भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, वॉट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल। तो प्रैक्टिस वही करनी है कि आपको चीज़ें आसान लगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, कौन सी टर्म 84 ज़्यादा है 13th टर्म से, इस एपी की कौन सी टर्म 84 मोर देन 13th टर्म। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट nth टर्म an सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, लेट an सेटिस्फाइज गिवन कंडीशन, मतलब an की वैल्यू क्या होगी, A13 से 84 ज़्यादा। आप में से कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले 13th टर्म निकालते हैं, फिर उसमें 84 प्लस करके नंबर निकालते हैं, फिर उसको इक्वेट करते हैं an से, है ना। आप में से कई लोगों को वो इजी लगता है, यदि आपको इजी लगता है तो गो फॉर दैट, बट अदरवाइज आप ये देखें तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। कर हम भी वही रहे हैं कि हम A13 निकाल के उसमें 84 ऐड किया एंड दिस इज इक्वल टू an। आप उसको 3 स्टेप में कर रहे हो, मैं 1 स्टेप में कर रही हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन जल्दी होगा, मुझे टाइम कम लगेगा, आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, यदि आपने कहीं भी एक स्टेप में गड़बड़ कर ली तो आपका आंसर वहीं पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ सिंपलर प्रोसेस फॉर द सेम थिंग कि nth टर्म इस 84 मोर देन के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, A13 होगा a प्लस 12d प्लस 84। अभी देखो a तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, मुझे a की वैल्यू भी नहीं देखना पड़ी कि a क्या था, 3, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब n-1 और d यहाँ पर क्या है 7, a was 3, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 84 भी 7 का मल्टीपल है, 84 इज ऑल्सो 12 7 ज़ा, तो मैं इसको 12 7 ज़ा लिख दूँ। इन क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट काम करता है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, सबका 7
कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सबका 7 आपस में डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, तो n-1 इक्वल टू 12 प्लस 12 बचा, दैट इज 24। ये 1 उधर जाकर प्लस हो गया, तो n क्या आ गया 25। तो 25th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। ये कितनी जल्दी हो गया। अब यदि आप, ये भी मैंने इनफैक्ट थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, खुद करना हो सिर्फ तो, लिखना बताना ना हो, समझाना ना हो। अब हम यदि यहाँ पर ऐसा करते कि हम A13 निकालते, मतलब A प्लस 12D, तो A3 है, ये हो गया 12 इंटू 7। अब मुझे पता है आधे लोग तो 12 7 सा भी लिख करके करेंगे, तो A13 आया 87। फिर आप बोलोगे 84 इसमें प्लस करें, तो प्लस 84 इक्वल टू प्लस 84 171। फिर हम इसको इक्वेट करेंगे AN इक्वल टू 171, तो A प्लस n-1D इक्वल टू 171। अब A की जगह है 3 प्लस n-1 इंटू 7 इक्वल टू 171। अब देखो कितना टाइम लग रहा है। हाँ, तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 171। पहले ये 3 उधर जाकर माइनस हुआ, तो क्या बचेगा 168। फिर ये 7 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ही ले आओ, तो ये अपॉन में 7 आ गया 24। तो n-1 इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई 25। आंसर सेम आया, पर कैलकुलेशंस यू कैन सी वो मेरी जो यहाँ पर इतने में ख़त्म हो गई थी, जितनी देर में आपने AN इक्वल टू 171 किया था उतने में मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया था, इतना ज़्यादा करना पड़ा। तो चॉइस आपकी है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। आगे के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।